हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुधा विजन क्लासेस। आज हम सभी क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान का विषय है, उसका फर्स्ट चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे कि वो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक जो है वो संबंधित है और किस तरह वो हमारी राजनीति को प्रभावित करती है। चूँकि पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि राजनीतिक विज्ञान में राजनीति से संबंधित जानकारी होती है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि बिहार बोर्ड की जो कक्षा 10th है या 10th क्लास की जो बुक है राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, जिसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, तो उस पूरी किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से किसी भी देश में, वे देश जो लोकतांत्रिक रूप से शासन व्यवस्था को चलाते हैं या लोकतांत्रिक रूप से शासन व्यवस्था वहाँ पे विद्यमान है, तो उस देश में राजनीति का कौन कौन सा स्वरूप है, राजनीति को किस किस रूप से चलाया जाता है, तो आज हम उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लोकतंत्र क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि राजनीति क्या होती है। तो इसमें सवाल आता है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोक मतलब कि जनता या फिर लोग, और तंत्र मतलब होता है शासन। यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा या जनता के माध्यम से शासन की जाती हो या शासन व्यवस्था को चलाई जाती हो, या जिसमें सत्ता का मुख्य केंद्र या शक्ति का मुख्य स्रोत जनता होती है, वह लोकतंत्र कहलाता है। अब बात आता है कि लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। तो अगर आप लोकतंत्र के प्रकार पे जाओगे तो दुनिया में कई प्रकार के लोकतंत्र देखे जाते हैं। जैसे लोकतंत्र के प्रकार हो गए, तो इसमें पहला आता है कि चुनाव पद्धति के हिसाब से, कि अगर चुनाव के दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का है। तो इसमें फर्स्ट आता है प्रत्यक्ष, कि पहला आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो आप अगर देखोगे कि चुनाव की दृष्टि से, तो पूरे दुनिया में जो चुनाव की दृष्टि होती है, चुनाव के दृष्टि से दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, या चुनाव में भागीदारी के हिसाब से दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको प्योर डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, शुद्ध लोकतंत्र। इसमें क्या होती है कि जनता जो है वो सीधी भागीदारी करती है सरकार को चुनने में, सरकार की शासन व्यवस्था को चलाने में। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया में स्विट्जरलैंड देश। वहाँ पे जो है वो जनता को बहुत ही ज्यादा अधिकार प्राप्त है चुनाव से संबंधित या लोकतांत्रिक दृष्टि से संबंधित। लेकिन हमारे देश में, चूंकि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे विशाल आबादियों में से एक आता है, तो हमारे देश में जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया था, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसका मेन अर्थ क्या होता है कि जनता अपने द्वारा प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, जिसको जनप्रतिनिधि या पीपुल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग विधायक, सांसद, वार्ड पार्षद से लेकर के जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, इन सभी का चुनाव करते हैं, जो छोटे स्तर से लेकर के देश के स्तर तक, वो आगे चल करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लोग बनते हैं। तो ये मुख्य क्या है कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है उसमें जनता डायरेक्ट भाग न लेकर के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था में भाग लेती है। तो इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये तो रहा लोकतंत्र का सवाल कि जो वैसी शासन व्यवस्था या वैसी शासन प्रणाली या वैसी शासन पद्धति जिसमें जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से भाग लेती है और जिसका मुख्य उद्देश्य जनता से संबंधित समस्याओं को हल करना या उसको सुलझाना होता है, वह शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है या लोकतांत्रिक शासन प्रकार कहलाती है। अब रहा सवाल कि राजनीति क्या होती है। तो राजनीति का इंग्लिश होता है पॉलिटिक्स। हम लोग सभी सुनते हैं कि पॉलिटिक्स, इतने सारे पॉलिटिक्स से संबंधित विषय है। तो आप एक चीज याद रखना कि इंसान के जीवन में हमेशा से राजनीति रहा है शामिल।
वो जब जन्म लेता है तब से उसकी रियलिटी शामिल होती है। तो हमें इस चैप्टर को, इस पूरे किताब को, पॉलिटिकल साइंस को आपको सही से पढ़ना होगा ताकि हम जान सके कि हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की राजनीति होती है और उस राजनीति के पीछे जो मेन उद्देश्य होता है या जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है। तो इसीलिए इस किताब का नाम क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति। कि लोकतांत्रिक दृष्टि से, चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम लोग शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को चुने थे। ऐसे शासन व्यवस्थाएं कई प्रकार की होती है, तानाशाही होती है, राजतंत्र होता है, सैन्य शासन होता है, अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। लेकिन उसमें सबसे प्रचलित और कह सकते हो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जो लोकतंत्र है या सबसे फेमस जो लोकतंत्र है या जनता जिसको सबसे ज्यादा चाहती है तो वह लोकतंत्र है। आज वर्तमान समय में दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। लोकतंत्र अलग अलग तरीके से मौजूद है। तो हम इसमें जानेंगे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब सरकार, शासन व्यवस्था, जिसमें भारत की सरकार कह सकते हो, अलग अलग राज्यों में राज्यों की सरकार कह सकते हैं, हम अपने स्थानीय स्तर की लोकल गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, जिसमें नगरों के लिए नगर पालिका व्यवस्थाएं हैं, जिसमें अंदर में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आता है, और गाँवों के लिए पंचायती राज व्यवस्था है जिसके अंदर में जिला परिषद, पंचायत समिति से लेकर के ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी तक का शामिल होता है। तो इन सभी में लेकिन मुख्य रूप से सत्ता की साझेदारी जो होती है वो राज्य स्तर की पॉलिटिक्स और देश स्तर की पॉलिटिक्स में होता है। तो ये सत्ता की साझेदारी क्या है, तो सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे देश के जनता हैं या हमारे देश के जो लोग हैं, तो पहले तो बहुत विशाल आबादी है, इसमें कई अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। तो इन सभी के बीच में सामंजस्य, आपसी सद्भाव को बढ़ाते हुए सरकार में किस प्रकार की हिस्सेदारी निभाते हैं या किस प्रकार की वो सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उसी चीज को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक ही देश में, उसी देश के अंदर में जनता के बीच में आपसी मतभेद या आपसी सोच में जो है वो थोड़ी अंतर। आप जब किताब पढ़ोगे तो किताब में एक जिक्र है कि लगभग 1960 से 70 के दशक में महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु राज्यों में जो उत्तर भारत के राज्य थे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये लोग जब काम करने बाहर जाते थे, उन राज्यों में जाते थे, तो वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त विरोध हुआ था कि ये जो बिहारी लोग या फिर उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो हमारे राज्यों में आकर के हमारी नौकरियां खा रहे हैं या फिर हमारे जो हैं वो अधिकार छीन रहे हैं, कि जो हमारे राज्य की संसाधन है, जो हमारे राज्य के रिसोर्सेस हैं, उस पर पहला अधिकार हम लोगों का है। तो जब इस प्रकार की भावनाएं जब जागृत होती है समाज में या समाज के अंदर में, कि जब कोई व्यक्ति क्षेत्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से भेदभाव करता है या उनके बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वह लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 या आर्टिकल नंबर 19 ये हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक कहीं भी, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ को मानने वाले हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, वो कहीं भी जाने, आने, रहने और वहाँ पे अपना व्यापार करने या काम करने के लिए स्वतंत्र है, उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन आप इसके अपवाद के रूप में लोकतंत्र को द्वंद्ववाद समझ सकते हो कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में ये चीजें शामिल होते हुए भी हम लोग सामाजिक दृष्टि से या अपने दृष्टि से, अपने मन में जो है वो लोगों के प्रति क्या है, दुर्भावनाएं रखते हैं या द्वेष रखते हैं, तो वे चीजें लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का काम करती है। जब इसको और आगे एग्जाम्पल समझोगे तो श्रीलंका का एग्जाम्पल आता है, बेल्जियम का एग्जाम्पल आता है। जैसे श्रीलंका में ले लीजिएगा तो वहाँ पे सिंहली भाषा के बोलने वाले लोगों की अधिकता थी, बहुसंख्यक थे, और तमिल लोग जो थे वो श्रीलंका में अल्पसंख्यक के रूप में थे, यानी कि वो कम भाषा बोलने या कम आबादी के रूप में थे। तो उन दोनों भाषा के समुदाय के लोगों के बीच में आपसी संघर्ष हुआ था या आपसी सामाजिक संघर्ष हुआ था। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के नाम से जानी जाती है कि जब एक ही देश, एक ही राज्य के लोग एक ही शासन के अंतर्गत अपने अलग अलग भाषाओं के हिसाब से,
अपने अलग अलग हितों के हिसाब से, अपने ख्यालों के हिसाब से जो है वो आपसी जब संघर्ष होता है तो वो द्वंद्ववाद के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक आता है कि सामाजिक विभाजन का स्वरूप, कि हमारे देश में, चूंकि हमारा देश जो है वो बहुत ही विशाल है, यहाँ पे लगभग 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 700 से ज़्यादा जिले हैं, लगभग 6.5 लाख गांव हैं और लगभग 5 से 7 हज़ार शहर भी हैं। और इसके अलावा लगभग 10 मुख्य धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, हजारों जातियाँ हैं, कई उसमें उपजातियाँ हैं, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, कई पंथ के लोग रहते हैं, कई परंपराओं, कई मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर बानी, यानी कि आप 2-4 कदम 2-4 डेग चलोगे तो हो सकता है यहाँ पे खारा पानी निकल जाए, आगे ताज़ा पानी निकल जाए, मीठा पानी निकल जाए। और लगभग आप 5-6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र करोगे तो लोगों के जो भाषा, जो बोली है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, कल्चर है, तो उसमें अंतर देखने के लिए मिलता है। इसलिए भारत को विभिन्नताओं में अनेकता वाले या फिर अनेकताओं में एकता वाला देश के रूप में जाना जाता है, कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी हमारी कंट्री में है, कि इतने सारे विभिन्नता होते हुए भी हम लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामाजिक विभाजन के रूप में कई स्वरूप जो है वो समाज में मौजूद हैं, जिसमें मुख्य रूप से आता है वर्ण व्यवस्थाएं। तो वर्ण व्यवस्थाएं क्या थी? तो वर्ण व्यवस्थाएं जो हैं वो वैदिक काल से है। लगभग जब आप वेद या पुराणों को जब जिक्र किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है, तो उसमें जानकारी आती है कि पहले जो हमारा भारतीय समाज था या पौराणिक जो भारतीय समाज था वो मुख्य रूप से 4 वर्ण में विभाजित थे। वो 4 वर्ण कौन कौन थे मैं आपको लिख देता हूँ। वर्ण व्यवस्था, तो ये वर्ण व्यवस्था जो है वो किस चीज़ का जिक्र है? तो इसमें फर्स्ट आता है ब्राह्मण, पहला क्या आता है? ब्राह्मण। दूसरा आता है आपका क्षत्रिय, फिर तीसरा आता है आपका वैश्य, चौथा आता है आपका शूद्र। अब ये चारों जो वर्ण थे, या फिर कह सकते हैं कि वैदिक साम्राज्य में या वैदिक काल में जो था वो 4 प्रकार के वर्ण थे, यानी कि हमारा समाज मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित था या 4 वर्गों में विभाजित था। तो इसमें ब्राह्मण जो है, इसको ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे जिक्र आता है किताबों में कि वर्ण व्यवस्था चीज हुई वो कर्म आधारित था, बल्कि जन्म आधारित नहीं था। तो कहीं कहीं किताबों में भी आता है कि वर्ण व्यवस्थाएं जो थी वो कर्म आधारित थी, न कि जन्म आधारित थी। जैसे जाति प्रथा जो है वो जन्म आधारित है। तो इसमें मुख्य क्या था कि जैसे ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण होते थे वे, इनको सबसे पहले हमारे समाज में सबसे बड़े पद पे माना जाता था कि ये सबसे ऊंचे पद पे हैं, सबसे ऊपरी वर्ग में आते हैं या वर्ण में आते हैं। इसमें मुख्य लोग वे शामिल थे जो शिक्षा, पूजा पद्धति या फिर रीति रिवाजों से संबंधित क्रियाकलाप करते थे, या फिर जो शिक्षा देने या फिर पढ़ने या फिर लेने का संबंधित कामों से जुड़े हुए थे। इसमें आप कह सकते हो कि आचार्य, गुरुकुल में गुरु लोग या फिर शिक्षक लोग जो शिक्षक थे, या फिर जो वेदों, पुराणों या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने वाले या फिर पूजा पाठ कराने वाले लोग मुख्य रूप से शामिल थे। तो उन्हें क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था हमारे समाज में। क्षत्रिय वे होते थे जो समाज में राजा या फिर मंत्री या फिर सैनिक या सेनापति के रूप में, इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो थी वो क्षत्रिय पे थी, क्योंकि ये लोग शरीर से थोड़े ताकतवर माने जाते थे। यानी कि जो व्यक्ति समाज की रक्षा का जिम्मेदारी संभालता था वे क्षत्रिय कहलाता था। वैसे होता था कि जो समाज में बिजनेस को, व्यापार को, वाणिज्य को या आर्थिक क्रियाकलापों को करता था, जिससे समाज की आर्थिक जरूरतें पूरी होती थी या वस्तुएं होती थी, तो वो वैश्य कहलाते थे। शूद्र होते थे कि इन तीनों कामों के अलावा जो किसी के यहाँ मजदूरी या फिर किन्हीं के यहाँ नौकरी वाले काम कर रहे हैं, या फिर खेती किसानी वाले काम कर रहे हैं, या फिर खेतों में मजदूरी वाले काम कर रहे हैं, बाकी जो समाज की छोटी मोटी काम है उसको करने वाले लोग शूद्र कहलाते थे। लेकिन कालांतर में यही चीजें जो है, ये 4 वर्ण धीरे धीरे जातियों में क्या हो गया? डिवाइड होते चला गया। और आज हमारे देश की सरकार भी जब कोई सरकारी जॉब में आप फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो वहां पे भी जाति का कॉलम आता है कि आप किस जाति से संबंधित हैं, या किस संप्रदाय से हैं, किस समुदाय से हैं, या आपका पंथ क्या है। तो इस प्रकार से हमारे देश के समाज में सामाजिक विभाजन का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। तो दूसरा जो इसमें आता है, तो पहला तो हुआ वर्ण व्यवस्था, दूसरा होती है जाति व्यवस्था,
कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो था वो कौन कौन से लोग आते थे। इसको जो है वो जन्म आधारित माना जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो जन्म के आधार पे उसकी जाति जो है वो निर्धारित कर दी जाती है कि वो व्यक्ति उसी जाति का होगा, जो उसके पिता की जाति होगी वो उसी जाति का कहलाएगा। अब इसमें मुख्य रूप से जो है पहले आते हैं स्वर्ण, जिनको हम लोग जनरल भी बोलते हैं कि ये जनरल कम्युनिटी वाले लोग हो गए। दूसरा आता है कि पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग ओबीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट। फिर तीसरा जो आता है वो आते हैं अनुसूचित जाति, जिनको हम लोग एससी के नाम से जानते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट। फिर चौथा जो आता है जातिगत समुदाय में वो होता है अनुसूचित जनजाति, जिनको हम लोग एसटी के नाम से जानते हैं। अब अगर इसको और ज़्यादा कहोगे तो ये स्वर्ण हो गए, मतलब कि ऊपरी जाति के लोग। ये पिछड़ा वर्ग यानी कि मिडिल क्लास या मिडिल जाति के लोग, जिसमें कई अलग अलग जातियां आती हैं। लगभग भारत की अधिकतर जातियां ओबीसी के अंतर्गत आती है और ये हर धर्म में है, यानी कि भारत के लगभग हर एक धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट मौजूद है। फिर अनुसूचित जाति, जिनको हम लोग बहुजन या फिर हरिजन या फिर दलित के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं, तो वो एससी में आते हैं। और अनुसूचित जनजाति, जिनको हम लोग मुख्य रूप से आदिवासी के नाम से जानते हैं या फिर मेन आदिवासी समझते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो ये 4 कैटेगरी है जाति व्यवस्था का। लेकिन कई राज्यों में या फिर कई अलग अलग राज्यों में जो है वो इन चारों के अलावे भी इसके अंदर में भी कई उपजातियों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब वो कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ आगे। बिहार में कॉन्सेप्ट आप ले लोगे, तो पहला आते हैं स्वर्ण यानी कि जनरल। इसके अंदर में एक अलग आ गया है आजकल, EWS आ गया है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसका हिंदी होता है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से और ये हमारे देश में इनको जो है वो 10% आरक्षण दिया जाता है, फिर रिजर्वेशन दिया जाता है। दूसरा आता है ओबीसी। तो ओबीसी के अंदर में 2 हैं, एक है BC1, फिर दूसरा है BC2। इनको बोला जाता है अति पिछड़ा। इनको बोला जाता है पिछड़ा वर्ग। इसी प्रकार से जब आप तीसरा में जाओगे SC, तो SC के अंदर में आते हैं दलित। फिर एक और सेक्शन है हमारे बिहार में जिनको महादलित कहा जाता है। और फिर चौथा आता है ST, जो मुख्यतः आदिवासी होते हैं। इस प्रकार से आप देखो कि जनरल में भी एक अंदर आ गया, फिर ओबीसी में भी 2 आ गए, फिर एससी में भी 2 आ गए। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से या उनकी आर्थिक दृष्टि से या कह सकते हैं उनकी सामाजिक स्वरूप से जो है वो अलग अलग हमारे समाज के सामाजिक विभाजन का स्वरूप निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आता है कि कई धर्मों में अलग अलग पंथ भी हैं, यानी कि अलग अलग विचारों के दृष्टि से मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। वो भी एक सामाजिक विभाजन का ही स्वरूप कहलाता है। और इन सभी को लेकर के या इन सभी को सम्मिलित रूप से या सामूहिक रूप से जो होता है वो सत्ता में भागीदारी के लिए आप कभी देखेंगे कि किसी एक राज्य में जो है वो जाटों के आंदोलन हो रहे हैं आरक्षण के लिए, फिर किसी राज्य में गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं, फिर किसी राज्य में मराठा आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पे दलित जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पे स्वर्ण जाति आंदोलन कर रही है किसी मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ कि हमें भी सरकार की सत्ता में या फिर शासन प्रणाली में जो है वो भागीदारी चाहिए या फिर हिस्सा चाहिए। तो इस
इसी प्रकार की चीज़ों को जो है वो मुख्यतः सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। और इस पूरे चैप्टर का ही मेन उद्देश्य यही है कि हमारे सामाजिक स्वरूप कैसे हैं। हम लोग एक ही समाज, एक ही धर्म के होते हुए भी उनमें कई अलग अलग स्वरूप मौजूद हैं, कई अलग अलग विचार मौजूद हैं, कई अलग अलग रीति रिवाजों से कोई अलग है, कोई अलग अलग अपनी परंपराएं अलग हैं। और इन सभी दृष्टि को देखते हुए हर एक समाज की अपनी एक उसकी सामाजिक हित होता है, और उससे संबंधित चीज़ों को लेकर के जब वो सरकार के खिलाफ आंदोलन या फिर कई आरक्षण संबंधित मांगे या फिर कोई विशेष मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं, तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक राज्य में या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो जनता है वो सत्ता में साझेदारी के लिए या हिस्सा के लिए मांग उठाती रहती है। अब एक बात और आता है, मैंने पंथ का बात किया था कि कई धर्मों में जो है वो अलग अलग पंथ होते हैं, तो हम उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जो आपको किताब में दिया गया है। बीच में जब आप उसको पढ़िएगा तो इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। हिंदू धर्म से, तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है कि हम लोग जो हैं वो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, या फिर इसको वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 3 पंथ आते हैं। पहला शैव, दूसरा वैष्णव और तीसरा उदासीन। अब ये 3 पंथ क्या हैं? शैव वो होते हैं जो भगवान शिव को या हमारे शिव बाबा को सर्वोच्च नेता या फिर सर्वोच्च कह सकते हो कि ईश्वर मानते हैं। वो मानते हैं कि सबसे बड़े अगर कोई देवता है या फिर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो शिव हैं। वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है कि जो विष्णु को सर्वशक्तिमान मानते हैं। उदासीन परंपरा या उदासीन पंथ हुआ है जो ओम को यानी कि ओमकार को जो है वो सर्वोच्च मानता है, सर्वोपरि मानता है, जो ये मानता है कि ईश्वर निराकार है लेकिन उसके नाम अनेक हैं लेकिन वो है एक है। तो ये हिंदू धर्म में अलग अलग पंथ हुए। इसके अलावा इसमें और भी होता है, जैसे नाथ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय, रामनामी संप्रदाय, कबीर पंथी संप्रदाय। तो अनेक विचारधाराओं के लोग भी और इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुख्यतः इन तीनों को माना जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा धर्म जो होता है वह है इस्लाम। तो इस्लाम धर्म में भी विचारधाराओं के हिसाब से मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक है शिया और दूसरा है सुन्नी। इसी प्रकार से जब आप आगे जाओगे जैन धर्म, तो वहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 आता है। फिर अगर आगे जाओगे आप बौद्ध धर्म में, तो महायान होते हैं, दूसरा हीनयान होते हैं। तो इस तरह से लगभग हर एक धर्म में, आप ईसाई में ले लो तो रोमन कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, कई अलग अलग धर्म उनके पंथ होते हैं। उसी प्रकार से जब आप सिख में जाओगे तो गुरु नानक पंथी है, गुरु गोविंद सिंह पंथी है, रामानंदी पंथी है, फिर ये रविदासी पंथी है। तो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग पंथ हैं, वो अपने रीति रिवाजों को अलग अलग हिसाब से मानते हैं। तो ये सभी चीज़ों को ले करके यानी कि भारत का सामाजिक विभाजन या भारत के सामाजिक विभाजन का स्वरूप जो है वो बहुत ही विस्तृत रूप से है। लेकिन फिर भी हम सभी जो हैं वो सरकार के या शासन में भागीदारी निभाते हैं, या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार या हमारी जनता दिन प्रतिदिन जो है वो अलग अलग वर्ग या अलग अलग कानूनों को लाते हैं या फिर उसके हिसाब से कानूनों को लागू करते हैं। जैसे अगर मान लो आप कि कोई विशेष समुदाय जो है वो आरक्षण की मांग करता है, तो सरकार पे वो एक दबाव बनाने का तरीका होता है। लेकिन अगर उस आरक्षण को माना जाए या नहीं माना जाए वो सरकार तय करती है कि हाँ इससे कहीं हमारे संवैधानिक जो ढांचा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। दूसरा कि आप संविधान के अंतर्गत में रह करके यानी कि संवैधानिक दृष्टि के अंदर में रह करके आप चीज़ों को मांग सकते हैं। आप कुछ ऐसा नहीं मांग सकते हैं जिससे किसी दूसरे समुदाय को या किसी दूसरे धर्म को दिक्कत हो, क्योंकि हमारा जो संविधान है वह यह कहता है कि भारत के संविधान
के प्रति या भारत के संविधान के नज़र में भारत के प्रत्येक नागरिक क्या हैं, समान है या इक्वल है। इसलिए हमारे भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, भारत के लोगों के अलग अलग धर्म होते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप कोई सरकार से मांग करते हैं या अपनी चीज़ों को उनके सामने रखते हैं, परोक्ष रूप से या फिर अपरोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो संवैधानिक दृष्टि के अंदर में होना चाहिए। दूसरा, उससे किसी दूसरे समुदाय, किसी दूसरे वर्ग को नुकसान ना पहुँचे या ठेस ना पहुँचे। तो ये सरकार ये सभी चीज़ों को देखती है, उसके बाद ही वो सत्ता में अलग अलग चीज़ों को लेकर के चलती है। तो ये रहा हमारा सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विविधता का स्वरूप। ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल आप समझोगे कि सामाजिक विविधता क्या होती है, तो आप मैंने पहले बताया था कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो है वो कुछ अमीर राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में विरोध होते थे, उनको उनके साथ मारपीट या हिंसा की जाती थी। तो ये एक क्या है, सामाजिक विविधता का स्वरूप है कि वहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना हावी है कि वो अपने क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं। हो सकता है कि पीटने वाले भी एक ही धर्म के लोग हों और पिटाने वाले भी एक ही धर्म के लोग हों। हो सकता है कि वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो एक ही जाति के हो, जो भेदभाव कर रहे हैं वो भी उनकी सेम जाति के हो। तो वहाँ पे जाति नहीं देखी गई, वहाँ पे धर्म नहीं देखा गया, वहाँ पे कोई विशेष समुदाय नहीं देखा गया, बल्कि वहाँ पे क्षेत्र देखा गया कि हाँ, हम लोग महाराष्ट्र के हैं तो मराठी लोगों का इस पे हकदार है, आप बिहार के हो तो बिहारी लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना ज़्यादा हावी हो गई। तो इसलिए एक इंसान को सामाजिक रूप से पहचान के 3 तत्व होते हैं। पहला, राष्ट्रवाद की भावना, कि जब कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने देश को सर्वोपरि मानता हो, यानी सबसे पहले देश को सर्वोपरि मानता, नहीं हम सभी भारतीय हैं, बाद में हमारा कोई धर्म, कोई जाति, कोई अपना राज्य है, कोई अपना क्षेत्र है, तो वो उस प्रकार की भावनाएं जो होती है वो राष्ट्रवाद या फिर प्रथम तत्व कहलाता है। आप किताबों में जिक्र करोगे सामाजिक विभाजन के 3 तत्व मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो प्रथम तत्व यह कहता है कि कोई व्यक्ति अपने देश को सर्वोपरि यानी कि राष्ट्रवाद की भावना से ग्रसित है। दूसरा, कि वो क्षेत्रवाद की भावना से आता है कि उस पर राज्य की भावनाएं ज़्यादा हावी होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बिहार का है तो वो बिहारी कि नहीं हम बिहारी हैं, बिहारी प्राउड है, यूपी के हैं तो यूपी वाले हैं, इस प्रकार के जो भावनाएं होती है तो वो जो है उसका क्षेत्रवाद की भावना आ गया। तीसरा जो होता है कि उसकी अपनी सामाजिक भावना की पहचान, कि फिर वो धर्म को या जाति को बाकी चीज़ों से सर्वोपरि मानता है। तो ये 3 अलग अलग तत्व यानी कि एक इंसान के सामाजिक रूप से 3 पहचान हो सकते हैं।